क्लास 7th। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है अभी, राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि भी 7वीं शताब्दी के बाद किन किन राजवंशों का उदय हुआ, या 7वीं से 12वीं शताब्दी में किन किन राजवंशों का उदय हुआ। 1 नंबर का प्रश्न है ये आप इसमें से जैसे लिख सकते हैं: चाहमान, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमार, राष्ट्रकूट और चालुक्य, ये उत्कल, ये सारे के सारे ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों में बड़े बड़े भूस्वामी, यानी बड़े जिनके पास जमीन अच्छी थी, और योद्धा लोग अस्तित्व में आ चुके थे, यानी इनका भी जन्म हो चुका था। कौन कौन? बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा उनके सरदार। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते। राजा लोग इन्हें सामंत कह के बुलाते थे, या इनके नीचे काम करने वाले। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार दें, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करें, क्योंकि वे योद्धा होते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को, यानी जब सामंतों के पास ज़्यादा पावर हो गई, ज़्यादा धन दौलत हो गया, ज़्यादा सत्ता हो गई उनके पास, तो अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर होता है पूरे मंडल का स्वामी, घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे, यानी कभी कभी वे अपने मालिक से भी बगावत कर जाते थे, उसके चंगुल से निकल जाते थे। वो कहते हम इसके अंडर में काम नहीं करते। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में मिलता है राष्ट्रकूट। शुरू में ये जो राष्ट्रकूट थे ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, यानी राष्ट्रकूट किसके अंडर में थे? चालुक्य राजाओं की। 8वीं सदी के बीच में एक राष्ट्रकूट का जो प्रधान शासक था वो था दंतिदुर्ग, ने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। यानी राष्ट्रकूटों का जो प्रधान था, मुखिया था, या सामंत कह ले या योद्धा था, उसने, दंतिदुर्ग नाम था उसका, और उसने अपने चालुक्य स्वामी था, जो उसका मालिक था, राजा था, उसकी गुलामी से इनकार कर दिया, उसे हरा दिया, और हिरण्य गर्भ, जिसको बोलते हैं सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया, यज्ञ किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता संपन्न किया जाता था, तो ये माना जाता था कि इसमें याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी क्षत्रिय न होते हुए भी अगर यज्ञ को करवाता है तो दोबारा से क्षत्रिय प्राप्त कर लेगा वो क्षत्रियता। इस तरह के कुछ और उदाहरण मिलते हैं। उद्यमी यानी परिश्रमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए, जो मेहनती थे उनके परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, यानी सैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र, ये सारे के सारे ब्राह्मण थे। ये कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार, हरिश्चंद्र, ये ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने जो पुराना पेशा था ब्राह्मणों का, उस पेशे को छोड़कर शस्त्र अपना लिए, और इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया और शासन किया। तो दूसरे उदाहरण मिलते हैं जो कि अपना परंपरागत काम धंधा छोड़कर शस्त्र अपनाकर राज्य स्थापित किए। एग्जाम्पल मिलते हैं कदम, मयूर शर्मण, गुर्जर प्रतिहार, ये सारे ब्राह्मण थे और इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया। अब राज्यों में काम किस तरह से होता था? इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, 3 भुवनों का स्वामी, और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों
और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी ये बताया गया है जो शासक होते थे वो अपने आप को महाराजा धीराज कहते थे, त्रिभुवन चक्रवर्ती कहते थे। इतनी सारी उपाधि मिलने के बाद भी वे डिपेंड रहते थे किस पर? सामंत और इसके साथ किसानों पर, व्यापारी पर, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ। अब जो उनका राज होता था उसके साथ साझेदारी करते थे। तो ये है इसकी कहानी। इसके इन सभी राज्यों में उत्पादक यानी अनाज उत्पादन करने वाले, पशु दूध उत्पादन करने वाले, तो जो उत्पादक थे अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगर से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, यानी इनसे टैक्स लेते थे। उत्पादकों से टैक्स लेते थे। किसान भी फसल उगाता है, पशुपालक दूध बेचकर व्यापार करता है, कारीगर अपनी आइटम बनाकर वस्तुएं बेचता है। तो ये सारे उत्पादक हैं। इनसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था, मजबूर किया जाता था। यानी ये जो भी उत्पादन करते हैं उसका कुछ ना कुछ राज्य को या तो त्याग कर दो या देने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता, कभी कभी लगान के नाम पर इनसे वसूली की जाती थी, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला कौन होता था? भूस्वामी होने का दावा करता था। 400 कर तमिलनाडु में शासन करने वाले जो चोल शासक, चोल वंश है, उसके जो अभिलेख हैं उनसे सबूत मिलता है कि 400 से ज़्यादा करके 400 से ज़्यादा टाइप के कर लिए जाते थे। सबसे अधिक जो टैक्स लिया जाने वाला है वो है वेट्टी, जो नगद के बजाय ज़बरदस्ती श्रम के रूप में लिया जाता था। अर्थात पैसे नहीं लिए जाते थे, इसमें 2 या 3 दिन, 4 दिन हो सकता है, मजदूर की तरह काम करवा जाता था। यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। कदमाई का मतलब भू राजस्व। मकान पर छज्जा डालने पर लगने वाला टैक्स, मकान बनाया किसी ने, छज्जा डाल लिया तो टैक्स लगेगा। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए कर, इन सब का वर्णन मिलता है। ठीक है भी। तो ये तमिलनाडु में लगते थे। किस वंश के दौरान थे? ये चोल वंश के। ये संसाधन इन टैक्सों को लेकर राजा क्या करता था? अभी राजा की वित्तीय स्थिति का आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में मंदिर बनते थे। दुर्ग अर्थात राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनते थे। संसाधन युद्धों को लड़ने के लिए भी इस्तेमाल होते थे, जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की था जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। यानी जो टैक्स के रूप में, कर के रूप में सामान रुपए इकट्ठे होते थे, उनसे धन मिलने की उम्मीद और जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः राजस्व यानी जो लगान वसूली करने के लिए जो जिम्मेवारी थी वो प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी। सामान्य आदमी नहीं, प्रभावशाली व्यक्ति और प्राय वंशानुगत होती थी। जैसे किसी का बाबा बना हुआ है तो उसका फिर लड़का बनेगा, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, चलता था, हेरिडिटी है। सेना में भी ऐसा ही होता था और कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन महत्वपूर्ण पदों पर होते थे। तो अब है प्रशस्ति और भूमि अनुदान। प्रशस्ति क्या होता है? जो शब्द लिखे जाते हैं इस प्रशस्ति में वो सत्य नहीं भी हो सकते। यानी जो शब्द लिखे गए हैं वो एज इट इज सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये परिस्थितियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे, शासक अपनी प्रशंसा कैसे करवाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में, यानी राजाओं की सूरवीर के रूप में, विजयी योद्धा के रूप में प्रशंसा होती थी। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई ये यानी प्रशस्तियां ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ये राजा लोग के दरबार में रहते थे। तो ये कुछ दिखा रखी भी। नागभट्ट की उपलब्धि। कई शासकों ने प्रशस्ति में बनी उपलब्धियों का बखान किया है।
अपने पिछले साल समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। तो संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ एक प्रशस्ति पाई गई है। प्रतिहार राजा था प्रतिहार वंश का, तो नागभट्ट का वर्णन किया है। आंध्र सैंधव यानी सिंध विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का हिस्सा ये राजा के आगे धराशायी हो गए जब वे राजकुमार, यानी जब राजकुमार था ये जो नागभट्ट है उसके सामने इन राजाओं ने अपने हथियार टेक दिए थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को हरा दिया था। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुर्क वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य है राजाओं को हराया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि दान में देते थे। ये ताम्र पत्तों पर, यानी ये जो प्रशस्ति होती थी तांबे के पत्तों पर लिखी जाती थी और भूमि पाने वालों को दिए जाती थी। तो आज के लिए इतना ही भी, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। इनमें जो प्रश्न बन रहे हैं आप उनको अच्छी तरह लिखना। थैंक्स आज के लिए।